नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपने ही यूट्यूब चैनल नॉलेज या मोर में। अब हम लोग जा रहे हैं डिस्कस करने के लिए डिफेंस सेक्शन। फरवरी मंथ का ही करंट अफेयर्स है। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने इकोनॉमी सेक्शन जो है वो कर लिया था डिस्कशन। उससे पहले हम लोगों ने स्टेट करंट इवेंट्स और उससे पहले इंडिया और वर्ल्ड करंट इवेंट्स देख लिया था। तो आप लोगों ने अगर नहीं देखा है अभी तो पिछले वीडियोज़ में जाके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं डिफेंस सेक्शन का डिस्कशन। ठीक है, तो पहला टॉपिक है हमारा कि स्पर्श पहल के अंतर्गत पेंशन सेवाओं को शामिल करने के लिए रक्षा मंत्रालय से समझौता ज्ञापन जो है हस्ताक्षर किए गए हैं। ठीक है, तो रक्षा मंत्रालय के रक्षा लेखा विभाग DAD से ने CSC यानी कि कॉमन सर्विस सेंटर ई गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत एक विशेष परियोजना वाहन SPV स्पेशल प्रोग्राम जो है वाहन के साथ पेंशन पर प्रशासन प्रणाली रक्षा यानी इसको स्पर्श कहते हैं कि पहल के अंतर्गत पेंशन सेवाओं को शामिल करने के लिए पूरे देश में 4 लाख से अधिक कॉमन सर्विस सेंटर में उपलब्ध कराने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर लिया है। ठीक है, इसके प्रमुख बिंदु क्या है वो देख लेते हैं कि समझौता ज्ञापन पेंशन भोगियों को अंतिम मील तक कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। ठीक है, विशेष रूप से वे जो देश से दूर दराज के क्षेत्र में रहते हैं जिनके पास स्पर्श पर लॉग ऑन करने के लिए साधन या तकनीक नहीं है, ठीक है, उनको ज़्यादा लाभ करेगा। पेंशन प्रशासन प्रणाली रक्षा स्पर्श के बारे में हम लोग देख लेते हैं कि स्पर्श जो है रक्षा मंत्रालय की एक पहल है जिसका उद्देश्य क्या है, डिजिटल इंडिया, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर और न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन के दृष्टिकोण के अनुरूप रक्षा पेंशनभोगियों को पेंशन प्रशासन का व्यापक समाधान प्रदान करना है। ठीक है, इसके आगे बढ़ लेते हैं कि अगला टॉपिक है हमारा कि राष्ट्रीय युद्ध स्मारक क्यों है चर्चा में कि 25 फरवरी 2022 को राष्ट्रीय युद्ध स्मारक की 3री वर्षगांठ मनाई गई। याद रखिएगा, राष्ट्रीय युद्ध स्मारक के बारे में जान लेते हैं कि 25 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री ने इसका जो है शिलान्यास किया और राष्ट्र को समर्पित किया। ठीक है, ये आज़ादी के बाद ये जो वीर सैनिक हुए हैं उनके बलिदान के को याद करने के लिए ये बनाया गया था। ठीक है, इस स्मारक के उद्घाटन के बाद राष्ट्रीय दिवस पर मनाए जाने वाले समारोह सहित जितने भी श्रद्धांजलि कार्यक्रम होते थे वो यहीं होते थे। ठीक है, चलिए यह होते हैं। अगला टॉपिक है हमारा थल सेना अध्यक्ष ने पैरासूट रेजिमेंट की बटालियन को जो है राष्ट्रपति ध्वज प्रदान किया है। थल सेना अध्यक्ष जनरल MM नरवणे जो है बेंगलुरु स्थित पैरासूट रेजिमेंट प्रशिक्षण केंद्र में आयोजित ध्वज प्रस्तुति पैरेड के दौरान जो है पैरासूट रेजिमेंट की 4 बटालियन को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति ध्वज प्रदान किए हैं, जिसमें जो है बटालियन शामिल है 11 पैरासूट विशेष बल, 21 पैरासूट विशेष बल और 23 और 29 पैरासूट विशेष बल। ठीक है, चलिए प्रमुख बिंदु क्या है इसके अंदर वो देख लेते हैं कि राष्ट्रपति जो ध्वज है वो असाधारण सेवा सम्मान के लिए दिए जाने वाला जो है एक इकाई को सर्वोच्च सम्मान है। ठीक, सम्मान है, ये एक टीम को दिया जाता है। ठीक है, सैन्य इकाई को। पैरासूट रेजिमेंट भारतीय सेना की विशेष रेजिमेंट है। इनका स्वतंत्रता से पहले और बाद में भी जो है उल्लेखनीय रिकॉर्ड रहा है। आज़ादी के बाद पैरासूट रेजिमेंट की बटालियनों में प्रभावशाली 32 सेना अध्यक्ष जो है बटालियन प्रशस्ति प्राप्त कर चुके हैं। ठीक है, वहीं इनके जवानों को अभी तक वीरता का जो है असाधारण बहादुरी के लिए 8 अशोक चक्र, 14 महावीर और 22 कीर्ति चक्र के साथ साथ 23 वीर चक्र और 116 शौर्य चक्र जिसमें 601 सेना पदक से भी सम्मानित किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है हमारा भारतीय नौसेना का बहुपक्षीय अभ्यास मिलन 2000। बहुपक्षीय मतलब कि एक से ज़्यादा राष्ट्र इसमें शामिल है। मिलन 2022 ये चर्चा में है। ठीक है, इसको याद रखिएगा मिलन 2022 को। भारतीय नौसेना का बहुपक्षीय अभ्यास जो है मिलन 2022 नवीनतम संस्करण 25 फरवरी 2022 से जो है वो विशाखापट्टनम में शुरू होने वाला है। मिलन 2022 9 दिनों तक चलेगी। ठीक है, जिसमें बंदरगाह चरण जो है 25 से 28 फरवरी तक चलेगा और जो समुद्री चरण होगा वो 1 से 4 मार्च तक निर्धारित किया गया है। मिलन जो है 2022 का विषय वो एक दूसरे के साथ मित्रता, मिलाप, परस्पर सहयोग है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। मिलन 2022 अब तक की सबसे बड़ी भागीदारी का गवाह बनेगा क्योंकि 40 से अधिक देश जो है इसमें अपने अपने युद्धपोत और उच्च स्तरीय मंत्रिमंडल भेजेंगे। ठीक है, अभ्यास का उद्देश्य क्या है कि अनुकूल सेनाओं के बीच पेशेवर बातचीत होगी, उनके मध्य परिचालन कौशल को बेहतर बनाना, सर्वोत्तम प्रथाओं प्रक्रियाओं को आत्मसात करना और समुद्री क्षेत्र में सैद्धांतिक शिक्षा को सक्षम बनाना है। ठीक है,
चलिए मिलन के बारे में जान लेते हैं कि मिलन जो है एक द्विवर्षीय है, ठीक है, मतलब 2 वर्ष पे होने वाला बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास है। और इसकी शुरुआत जो हुई थी 1995 में हुई थी, अंडमान निकोबार के कमान में हुई थी, जिसमें 4 ही देश ने मतलब पार्टिसिपेट किया था इंडिया के अलावा। इंडोनेशिया, सिंगापुर, श्रीलंका और थाईलैंड, ये सब हमारे पड़ोसी देश भी हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है हमारा वायुसेना एक्स कोबरा वॉरियर 2022 युद्ध अभ्यास में भाग लेगी भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना, ठीक है। तो भारतीय वायुसेना जो है वो 6 से 27 मार्च में जो होने वाला है इंग्लैंड में वेडिंगटन में एक्स कोबरा वॉरियर, ये बहुराष्ट्रीय वायुसेना युद्ध अभ्यास है, ठीक है, इसमें भाग लेगी। वायुसेना के लिए जो है लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस जो है इंग्लैंड और अन्य शीर्ष वायुसेना लड़ाकू विमानों के साथ युद्ध अभ्यास में भाग लेंगे। इस अभ्यास का उद्देश्य भाग लेने वाली वायुसेना के मध्य परिचालन प्रबंधन प्रदर्शन करना और श्रेष्ठ प्रथाओं को साझा करना है, जिसमें युद्ध क्षमता को बढ़ाना और मित्रता के संबंध को मजबूत करना है, ठीक है। चलिए LCA यानी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के बारे में जान लेते हैं, तेजस के बारे में, कि तेजस जो है जिसे रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO और विमान विकास एजेंसी दोनों ने मिलकर डिजाइन किया है और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो है उसने निर्मित किया है। भविष्य में भारतीय वायुसेना को जो है ये मजबूत आधार प्रदान करेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है हमारा कि ईस्टर्न ब्रीज 6 अभ्यास जो है वो स्टार्ट हो गया है। वायुसेना जो है अपनी इंडिया की वो ओमान की रॉयल एयरफोर्स RAFO 2 के साथ जो है 21 से 25 फरवरी तक जोधपुर स्थित वायुसेना स्टेशन ईस्टर्न ब्रीज 6 नामक एक द्विपक्षीय अभ्यास में हिस्सा लेने वाली है। ये 6ठा संस्करण है, ठीक है। यह अभ्यास दोनों वायुसेनाओं के बीच परिचालन क्षमता और पारस्परिकता बढ़ाने का अवसर प्रदान करेगा। इस अभ्यास में IAF RAFO की भागीदारी दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंध को मजबूत करेंगे के अलावा जो है पेशेवर बातचीत, अनुभवों का आदान प्रदान और जानकारी में बढ़ोतरी किया जाएगा। नोट में क्या हमारे लिए कि ओमान की खाड़ी क्षेत्र में भारत के मजबूत रक्षा भागीदारों में से एक है ओमान, ठीक है, और इन तीनों सेवाओं में ओमान के साथ हमारी जो है द्विपक्षीय आदान प्रदान है अभ्यास का। इसके अतिरिक्त ओमान भी अरब सागर में भारतीय नौसेना को परिचालन सहायता प्रदान करता है और भारत के पास डुकम बंदरगाह तक पहुंच है, जिसने हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की क्षमता और समुद्री रणनीति को मजबूत किया है। अगला टॉपिक है हमारा क्या, CRNO भारत का दौरा हुआ है इनका, ठीक है। रॉयल नेवी ऑफ ओमान के कमांडर जो है रियल एडमिरल सैफ बिन नासिर बिन मोहसिन अल राहबी भारत के सद्भावना यात्रा पे है। 13 से 17 फरवरी यात्रा पे थे, अब चले गए, ठीक है। प्रमुख बिंदु क्या है कि इस यात्रा का उद्देश्य भारतीय नौसेना के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना और भारत के साथ रक्षा सहयोग को नई संभावना को तलाशना है। CRNO ने 14 फरवरी 2022 को राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की और वहीं से अपनी यात्रा जो है प्रारंभ की। मौजूदा CRNO की पहली भारत यात्रा रही, ठीक है। भारतीय नौसेना और ओमान की रॉयल नेवी के बीच बढ़ते सहयोग को दिखाता है, जिसमें परिचालन संबंधी बातचीत, प्रशिक्षण और विषय विशेषज्ञों का आदान प्रदान शामिल है, ठीक है। अगला टॉपिक है हमारा, नहीं उससे पहले नोट है, नोट देख लेते हैं कि दोनों नौसेनाएं 1993 से 2 साल में मिलती है एक बार होने वाले जो है नसीम अल बहर पूछ सकता है कि जो नसीम अल बहर युद्ध अभ्यास है, समुद्री युद्ध अभ्यास है, वो किन 2 देशों के बीच होता है, तो बता सकते हैं ओमान और भारत के बीच होता है, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह युद्ध अभ्यास जो है आखिरी बार 2020 में गोवा में आयोजित किया गया था और इसका अगला संस्करण जो है वो इस साल के अंत में निर्धारित होगा, ठीक है। ओमान के बारे में जान लीजिए कि इसकी राजधानी मस्कट है और ओमानी रियाल जो है इसका क्या है, मुद्रा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है हमारा IAF सिंगापुर एयर शो में मेड इंडिया तेजस लड़ाकू जेट का प्रदर्शन किया जाएगा, ठीक है, एयरफोर्स के द्वारा। 44 सदस्य दल जो है 15 से 18 फरवरी के निर्धारित सिंगापुर एयर शो में जाएगी भाग लेने। सिंगापुर चांगी अंतर्राष्ट्रीय जो है वर्ल्ड का नंबर 1 या नंबर 2 पे है शायद, ठीक है, जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है वहाँ पहुँचेगी। IAF जो है दुनिया भर के प्रतिभागियों के साथ स्वदेशी तेजस MK फर्स्ट AC का प्रदर्शन करेगा। और प्रमुख बिंदु क्या है कि सिंगापुर एयर शो एक द्विवार्षिक कार्यक्रम है, 2 साल में होता है, जो वैश्विक विमानन उद्योग को अपने उत्पादों और को प्रदर्शित करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। एयर शो में
IAF की भागीदारी भारत को तेजस विमान का प्रदर्शन करने, RSAF रॉयल सिंगापुर वायुसेना और अन्य भाग लेने वाली टुकड़ियों के समकक्षों के साथ बातचीत करने का भी अवसर प्रदान करेगा। चलिए नोट में क्या है, अतीत में भारतीय वायुसेना जो है वो स्वदेशी विमानों का प्रदर्शन करने और एरोबेटिक टीमों के गठन के लिए मलेशिया लीमा 2019 और दुबई एयर शो में 2021 में भी भाग ले चुकी है। ठीक है, तेजस के बारे में जान लेते हैं। तेजस एक भारतीय लड़ाकू विमान है जिसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने बनाया है, वायुसेना को सौंपा है। ठीक है, भारतीय नौसेना के लिए भी ये एयरक्राफ्ट बनाया गया है। ठीक है, इसमें जो सहयोग किया है वो ADA ने किया है, वह वैमानिक विकास एजेंसी ADA। ठीक है, एरोनॉटिक्स डेवलपमेंट एजेंसी कह सकते हैं इसको। 13 साल के विमान जो है LCA लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है। कार्यक्रम का परिणाम जो है 1980 के दशक में MiG-21 लड़ाकू विमानों को बदलने के लिए शुरू किया गया था। ठीक है, तेजस जो है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो है उसके द्वारा विकसित सुपरसोनिक दूसरा सुपरसोनिक लड़ाकू विमान है। ठीक है, पहला क्या है वो देख लीजिएगा आप लोग। अगला टॉपिक है हमारा कि भारत ने INS यानी इंडियन नेवी शिप या इंडियन नेवल शिप कहते हैं विक्रांत के लिए राफेल के समुद्री संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया है। चर्चा में क्यों है कि फ्रांस के द्वारा निर्मित है विमान राफेल के बारे में तो पता ही होगा, राफेल के बारे में। इसका समुद्री संस्करण जो है गोवा में सफल उड़ान परीक्षण किया गया है और इसके लिए परिस्थितियां ठीक वैसी ही बनाई गई थी जैसी स्वदेश विकसित विमान वाहक पोत INS विक्रांत पर होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं कि प्रमुख बिंदु क्या है इसके अंदर कि राफेल मरीन जो है, मरीन इसलिए कहा गया कि ये मतलब जो समुद्री क्षेत्र है उसके लिए खासकर निर्मित किया गया है। प्रतिस्पर्धा अमेरिका निर्मित सुपर हॉर्नेट जो है उससे इनकी प्रतिस्पर्धा है। भारतीय नौसेना द्वारा 44,000 टन के INS विक्रांत पर तैनाती के लिए संभावित खरीद के लिए इन दोनों का मूल्यांकन किया जा रहा है। ठीक है, INS विक्रांत पर अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में परीक्षण चल रहा है। यह अगस्त से सेवा में आ सकता है। राफेल मरीन जो है विमान का पिछले महीने 12 दिन तक गोवा में INS हंसा के केंद्र से परीक्षण किया गया और इसके लिए 283 मीटर की कृत्रिम इसकी जंप सुविधा का इस्तेमाल किया गया है। नोट में क्या है कि भारत ने 2016 में डसॉल्ट के साथ राफेल के लिए फ्लाई अवे स्थित ऑर्डर कर दिया था, जिसके तहत हमें 35 जो है राफेल विमान मिल चुके हैं। 36वां अप्रैल 2022 की समय सीमा से पहले भेज दिया जाएगा। ठीक है, चलिए अगला हमारा है टॉपिक 5वीं स्कॉर्पियन पनडुब्बी वगीर की पहली समुद्री यात्रा रही है। चर्चा में क्यों है कि भारतीय नौसेना की कलवरी श्रेणी में प्रोजेक्ट 75 यार्ड 11,879 की 5वीं पनडुब्बी ने 1 फरवरी 2022 को अपनी समुद्री परीक्षण यात्रा शुरू की है। पनडुब्बी को नवंबर 2020 में मझगांव डाक शिपयार्ड्स लिमिटेड MDL के कन्होजी आरगे वेट बेसिन से लॉन्च किया गया था। कमीशन के बाद इस पनडुब्बी का नाम वगीर रखा जाएगा। प्रमुख बिंदु क्या है कि पनडुब्बी प्रोपल्शन प्रणाली, हथियार और सेंसर सही समुद्र में अपनी सभी प्रणालियों के गहन परीक्षणों से गुजरेगी। इन परीक्षणों के पूरा होने के बाद 2022 में पनडुब्बी को भारतीय नौसेना को सौंप दिया जाएगा, जो भी निर्धारित टाइम है। नोट में क्या है हमारे लिए भैया, फ्रांसीसी कंपनी DCNS द्वारा डिजाइन की गई है 6 कलवरी श्रेणी की पनडुब्बियां भारतीय नौसेना के प्रोजेक्ट 75 के हिस्से के रूप में भारत में बनाई जा रही है। MDL में चल रहे प्रोजेक्ट 75 स्कॉर्पियन कार्यक्रम की 2 पनडुब्बियां कलवरी या खंडेरी को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। तीसरी पनडुब्बी करंज समुद्री परीक्षणों के अंतिम चरण में है। चौथी स्कॉर्पियन और वेला ने समुद्री परीक्षण शुरू कर दिया। हालांकि छठी और आखिरी पनडुब्बी जो है वह वगशीर को तैयार किया जा रहा है। चलिए अगला टॉपिक है हमारा, अंडमान निकोबार त्रिसेवा कमान ने उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर MK3 शामिल किए गए हैं। कमांडर इन चीफ अंडमान निकोबार कमान CINCAN लेफ्टिनेंट जनरल अजय सिंह ने पोर्ट ब्लेयर में INS उत्कर्ष पर स्वदेशी उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर ALH MK3 को औपचारिक रूप से शामिल किया है।
इसके बारे में भी जान लेते हैं भैया कि प्रमुख बिंदु क्या है। LHMK-3 विमान हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स द्वारा निर्मित किया गया है, यानी स्वदेशी है, और यह आत्मनिर्भर भारत के लिए सरकार के प्रोत्साहन के अनुरूप सैन्य विमान के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि जो है प्रतिनिधित्व करता है। इसके विभिन्न प्रकारों में MK3 संस्करण समुद्री भूमिका पर आधारित है। यह अत्याधुनिक सेंसर और हथियार से लैस है, जिनसे समुद्र में भारत के कौशल में वृद्धि होगी। ठीक है, अगला टॉपिक हमारा जो होगा वो होगा अवार्ड्स एंड ऑनर से। यहीं तक था डिफेंस का डिस्कशन। चलिए अगले डिस्कशन में हम लोग अवार्ड्स एंड ऑनर्स देखेंगे। अगर आपको थोड़ा भी हेल्प कर रहा है, प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लोगों तक शेयर करें। ठीक है, थैंक यू।